दोस्तों, ये कहानी दो औरतों की है। एक जिसके पति के मरने के बाद वो समाज के रीति रिवाजों में बंध कर रह गई और यहाँ तक कि उसके पति के चले जाने के बाद उसके ससुर ने उसे बेच दिया। वहीं दूसरी तरफ एक औरत अपने पति को फांसी के फंदे से बचाने के लिए वो राजस्थान के कोने कोने में एक ऐसे शख्स को ढूंढने लगी जो इंसान उसके पति की जिंदगी बचा सकता है। आजकल सच में ऐसी मूवी बनना बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गई है। तो आइए देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत राजस्थान से होती है, जहाँ पर हम मीरा नाम की एक औरत को देखते हैं। मीरा वैसे तो शादी के बाद रीति रिवाजों से बंध गई है, लेकिन जब उसके सास ससुर घर से बाहर जाते हैं तो वो बिल्कुल एक आजाद पंछी बन जाती है और उसका पति इस आजादी के लिए उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता। मीरा का हंसना, नाचना, गाना सब कुछ उसके पति को पसंद है। मीरा का पति दूसरे राज्य में काम करता है और इस हवेली में वही एक कमाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम आंध्र प्रदेश में जीनत को देखते हैं। जीनत अपने मकान की मरम्मत कर रही थी, तभी वहाँ पर आमिर आ जाता है। आमिर और जीनत एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन आमिर का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। इसलिए जीनत और आमिर काजी साहब की मौजूदगी में घर वालों को बिना बताए निकाह कर लेते हैं और अब आमिर के काम पर जाने का वक्त आ गया था। दरअसल वो भी दूसरे राज्य में काम करता है। आमिर जीनत को अपने परिवार के पास छोड़ देता है। वो जीनत को रखने में थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे थे, लेकिन आमिर के कहने पर वो जीनत को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आमिर को भेजते हुए जीनत की आंखें नम हो गईं। उसने वादा किया कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीरा के पति का भी जाने का वक्त आ गया था। आधा गांव उसके पति को विदा करने आया था। उनकी शादी को कुछ ही वक्त हुआ था। मीरा ने कहा कि मुझे फोन करते रहना और फिर वो भी विदा लेकर चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मीरा एक जमींदार के यहाँ फोन करने के लिए वहाँ पर जाती है, क्योंकि इस गाँव में सिर्फ उनके पास ही फोन है और यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आता। एक ऊंचाई पर खड़े होकर वहाँ से बात करनी होती है। मीरा अपने पति से बात करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसका पति भी कहता है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं 2 महीने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मीरा जब घर आती है तो उसके ससुर उसकी तारीफ करते हैं कि जब से बहू घर में आई है तब से हमारी हवेली में बहुत तरक्की हो रही है। हमारी हवेली जहाँ कर्जे में डूब गई थी, वो इसकी शादी के बाद अब धीरे धीरे वो कर्जा चुकने लगा है। हम जो सालों से नहीं कर पाए, हमारे बेटे ने 6 महीने में कर दिया। सच में हमारी बहू के कदम बहुत ही ज्यादा शुभ हैं। ये बात सुनकर मीरा खुशी से फूली नहीं समाती। दूसरी तरफ जीनत जॉब करती है और अपनी कमाई के आधे पैसे आमिर के अम्मी अब्बू को देती है और उनका पूरा ख्याल भी रखती है। और अब उनका मानना ये है कि हमने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी थी। काश हम तुम्हारी अच्छाइयों को पहले ही पहचान लेते। लेकिन अब सब कुछ अच्छा चल रहा था और अब 2 महीने बीत गए थे। मीरा को शंकर का ना कोई फोन आया था और ना ही कोई चिट्ठी, और उसने पैसे भेजने भी बंद कर दिए थे। घर वालों को शंकर की चिंता होने लगी थी कि ऐसा तो उसने पहले कभी नहीं किया, वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। मीरा फिर से जमींदार के पास जाती है। जमींदार फोन करने के पैसे लेता था, लेकिन अब मीरा के पास कोई पैसा नहीं था। मीरा ने जमींदार से कहा, मुझे एक बार फोन कर लेने दीजिए, मैं आपके पैसे दे दूंगी। फिर उसने फोन करने की इजाजत दे दी। जब मीरा ने शंकर को फोन किया तो उस तरफ से किसी और ने बात की। मीरा ने कहा, क्या मैं शंकर सिंह से बात कर सकती हूँ? और फिर मीरा को पता चला कि शंकर की मौत हो चुकी है। उसी वक्त मीरा के हाथ से फोन छूट गया और मीरा वहीं पर गिर गई। और दूसरी तरफ जीनत को किसी अनजान शख्स का फोन आता है कि आमिर को किसी खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है और उसे फांसी की सजा दी गई है। दोनों घरों में मातम सा छा गया था। जहां मीरा की जिंदगी में अब कोई उम्मीद न रही, वहीं जीनत अब यही सोच रही है कि कहीं से कोई उम्मीद मिल जाए और मैं अपने शौहर को बचा लूं। और फिर जीनत के घर दिल्ली से एक अफसर आते हैं। वो बताते हैं कि सारी डिटेल्स हम नहीं जानते, लेकिन हमें पता चला है कि आमिर और उसका साथी शंकर दोनों साथ रहते थे। उन दोनों में कुछ बहस हुई। शंकर बालकनी से नीचे गिर गया। शायद आमिर ने उसे धक्का दिया और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने उसे धक्का मारा था। शायद वो गलती से भी गिर गया होगा। जीनत कहती है कि शंकर तो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। उसने खत में भी शंकर के बारे में लिखा था। उन अफसर का भी यही कहना था।
कि उनके पड़ोसी भी बताते हैं कि उन दोनों की बहुत बनती थी। शायद ये एक हादसा भी हो सकता है। और बड़ी मुश्किल से पिछले हफ्ते मेरी आमिर से बात हुई। वो भी यही कह रहा था कि उसने शंकर को धक्का नहीं मारा, वो एक हादसा था। लेकिन आमिर के बयान से कुछ नहीं होता क्योंकि वहाँ कोई भी गवाह मौजूद नहीं था। आमिर एक ट्रक ड्राइवर है और अब उन्हें ये भी नहीं पता कि वो किस जेल में है, इसलिए जीनत भी आमिर से नहीं मिल सकती और उसे 2 महीने के अंदर सजा दे दी जाएगी। वो जीनत को एक माफीनामा देते हैं कि यदि इस माफीनामे में शंकर की पत्नी अपने दस्तखत कर देगी तो आमिर बच सकता है। और यहाँ जो शंकर नाम के आदमी की बात हो रही है, ये वही शख्स था जो मीरा का पति था और शंकर और आमिर सऊदी में एक साथ काम करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्हें किसी को नहीं पता कि मीरा कहाँ रहती है। उन्हें बस ये पता है कि शंकर राजस्थान का था। इसलिए जीनत अब ये फैसला करती है कि वो खुद ही मीरा को राजस्थान जाकर ढूंढेगी। लेकिन ये बात कहनी बहुत आसान थी, लेकिन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। आखिर वो इतने बड़े राजस्थान में एक औरत को कैसे ढूंढेगी जिसका ना उसके पास कोई फोटो है और ना ही कोई पता। उसके पास आमिर और शंकर का एक फोटो है। जीनत इस बारे में अपने चाचा से बात करती है। उसके चाचा उसकी भावनाओं की कदर करते हैं। वो उसकी इस कोशिश को रोक भी नहीं सकते, इसलिए वो इस बारे में अपने सरदार साथी से बात करते हैं जो कि अपना ट्रक लेकर हर एक राज्य में जाते हैं। इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि आप इस लड़की को राजस्थान छोड़ देना। और फिर जीनत ट्रक में बैठकर राजस्थान के लिए निकल जाती है। सरदार जी जीनत को राजस्थान के बीचों बीच छोड़ देते हैं और अब उसे आगे का सफर अकेले ही तय करना होगा। वही मीरा की जिंदगी बिल्कुल बेरंग हो चुकी थी। उनके घर में कमाई का कोई साधन नहीं था और अब बहुत ज्यादा पैसों की तंगी आ गई थी। उस हवेली में गरीबी अपने पैर पसार रही थी और मीरा हर पल शंकर को याद करके रोती रहती। यहाँ जीनत खाने के लिए एक ढाबे पर बैठती है, तभी वहाँ पर एक बहरूपिया आ जाता है। वो जीनत का भविष्य बताने लगता है। जीनत उसे 1 ही मिनट में पकड़ लेती है कि तुम जो मेरे भविष्य बता रहे हो, तुमने मुझे ट्रक से उतरते हुए देख लिया था और मेरी और सरदार जी की बातें सुन ली थी। और फिर वो बहरूपिया बताता है कि हमारी बिरादरी के लोग यही सब काम करते हैं, लोगों का हम मनोरंजन करते हैं। उसने थोड़ा बहुत जीनत को भी एंटरटेन किया। उसकी बातों से जीनत के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ गई और फिर वो वहाँ से चला गया। लेकिन अगले ही पल जीनत ने देखा कि उसका बैग वहाँ से गायब हो चुका है। इसका मतलब था कि वो बहरूपिया चोर था जो जीनत का बैग चुरा कर ले गया। जीनत उस बहरूपियों का पीछा करते हुए उस शहर की गलियों में चली जाती है और अब रात बहुत हो चुकी थी। उसके पीछे कुछ आदमी पड़ जाते हैं। जीनत अकेली थी और अब वो करती भी क्या। तभी वहाँ पर वो बहरूपिया आ जाता है, लेकिन इस बार उस बहरूपिया ने पुलिस के कपड़े पहने थे, इसलिए वो आदमी उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो बहरूपिया बताता है कि मेरा नाम चंदू है, मैंने तुम्हारे बैग में वो माफीनामा देखा, शायद तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मैं तुम्हारे पास वापस इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। जीनत को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो अभी अभी तो चोरी करके भागा था। इस पर चंदू कहता है कि मेरे पास आजकल कोई काम नहीं है और मैं किसी के काम आ जाऊं, यही बहुत बड़ी बात है और आपको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ। जीनत के पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं, इसलिए वो चंदू पर यकीन कर लेती है। वो चंदू को आमिर और शंकर का वही फोटो दिखाती है जिस कमरे में आमिर और शंकर खड़े होकर फोटो खिंचाई थी। उसके पीछे शंकर और मीरा का एक फोटो लगा था और वो फोटो को देखकर चंदू उस जगह को पहचान लेता है। वो जीनत से कहता है कि मैं इस जगह को पहचानता हूँ। वो उस फोटो को बड़ा करवाता है और ये जगह थी जोधपुर। और चंदू अब एक प्लान बनाता है कि वो एक साधु के भेष में मीरा को ढूंढने में जीनत की मदद करेगा और दोनों जोधपुर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ मीरा के घर बार बार हवेली का मालिक आ रहा था क्योंकि अब हवेली को भी गिरवी रख दिया गया था। और यहाँ चंदू जीनत को एक मास्टर के घर लेकर जाता है। शायद वो पहले भी यहाँ आ चुका था, लेकिन वो यहाँ से चोरी करके भागा था, इसलिए वो पहले उनसे माफी मांगता है और उनसे उस फोटो को दिखाकर उसकी पहचान पूछता है। मास्टर जी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो शंकर के पहनावे को देखकर बता देते हैं कि इनके पहनावे से पता चलता है कि ये राजपूत हैं और राजपूत यहाँ के किस एरिया में रहते हैं वो भी उन्हें पता चल जाता है। और फिर वो दोनों शंकर के गांव में पहुँच जाते हैं। वो लोग गांव वालों से शंकर की हवेली का पता पूछ लेते हैं
और फिर जीनत अकेले ही शंकर की हवेली में चली जाती है। वो बताती है कि शंकर और मेरे पति बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। शंकर के पिता जीनत को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम हमारे दुख में चली आई। जीनत मीरा के बारे में पूछने लगी कि वो कहाँ है। उन्होंने बताया कि मीरा अंदर है, काम कर रही है। शंकर के पिता उससे पूछने लगे कि आपके पति और शंकर कहाँ पर मिले, उनकी मुलाकात कैसे हुई। जीनत ने बताया कि आमिर और शंकर एक साथ सऊदी में रहते थे। ये बात सुनते ही उनको एक पल भी न लगा सब कुछ समझने में कि क्या वही था जिसने हमारे शंकर को मार दिया। इससे पहले कि जीनत कोई सफाई देती, शंकर की माँ ने जीनत के मुंह पर थूक दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और उसे धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया। आखिर कोई भी माँ बाप अपने बेटे के कातिल को माफ नहीं कर सकते। आमिर कातिल नहीं है, लेकिन उनकी नजर में आमिर ने ही उनके बेटे को मारा है, लेकिन इस बात का आमिर के पास कोई सबूत नहीं है। और फिर जीनत गांव के बाहर चंदू के साथ रहने लगी। चंदू रोज भेष बदलकर मीरा की हवेली के आसपास घूमता। अब उन दोनों को भी पता चल गया था कि मीरा की जिंदगी कैसी है। वो उस हवेली से एक पल के लिए भी बाहर नहीं निकलती। वहीं मीरा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, न ही किसी ने जीनत के बारे में उसे बताया। और फिर जीनत को पता चलता है कि मीरा हवेली से बाहर मंदिर जाती है और वो रोज मंदिर में जाकर मीरा की वेट करने लगी। और एक दिन उसे मीरा मिल गई। मीरा को देखते ही जीनत कहने लगी कि खुदा के वास्ते तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मीरा उसे हैरानी से देखने लगी और कहने लगी कि मेरे पास आकर बैठो, मुझे बताओ कि क्या बात है। लेकिन जीनत को पता था कि यदि मैंने उसे अभी सब कुछ बता दिया तो मीरा भी वही करेगी जो शंकर के माता पिता ने मेरे साथ किया। इसलिए जीनत उसे कुछ और ही कहानी सुनाती है कि मेरे पति आमिर खो गए हैं और मैं उन्हें यहाँ ढूंढने आई हूँ। मीरा कहती है कि यहाँ एक फैक्ट्री बन रही है, वहाँ बहुत सारे वर्कर्स आए हैं, शायद तुम्हारे पति वहाँ भी हो सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और अब मीरा का घर जाने का वक्त हो गया था। जीनत ने कहा कि कल तुम आओगी ना, मैं आमिर का तुम्हें फोटो दिखाऊंगी। मीरा ने कहा कि हाँ क्यों नहीं आऊंगी, जेल से निकलने का थोड़ा सा वक्त मुझे मिलता है, वो भला मैं कैसे गवाऊंगी। दरअसल मीरा मंदिर के बहाने खुली हवा ले लेती है, नहीं तो उसे उस बंद हवेली में ही रहना पड़ता है और वो यहाँ पड़ोस की बच्ची के साथ आती है। चंदू रात को जीनत से पूछता है कि तुमने मीरा को सच क्यों नहीं बताया, और यदि उसे सच का पता चल गया तो फिर क्या होगा। जीनत कहती है मुझे नहीं पता क्या होगा, पहले मैं उसका विश्वास जीतने की कोशिश करूंगी, उसके साथ दोस्ती बढ़ाऊंगी और फिर मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगी। अगले दिन फिर से मीरा मंदिर में आई। जीनत ने आमिर का उसे फोटो दिखाया। जीनत ने कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहती हो, एक विधवा के लिए खुश रहना कोई पाप नहीं है, तुम हंस भी सकती हो। मीरा कहती है कि यदि मैं हंसूंगी तो लोग क्या कहेंगे। मीरा उसे बहुत सारी बातें समझाती है, तुम इस तरह रहो जैसा तुम चाहती हो, ऐसे नहीं कि जैसा दूसरे चाहते हैं। कैसा समाज है जो औरत को उसका दर्द भूलने ही नहीं देता, उसके जख्मों पर मरहम लगाने की वजह उसे हरदम याद दिलाता है कि उस पर क्या बीती है। उसके कपड़े, उसका रहन सहन, उसके दोस्त सब बदल दिए जाते हैं ताकि उसे अपने दुख का एहसास होता रहे। और जब मर्द की औरत की मृत्यु हुई तो उधर मुंह फेरा दूसरी शादी कर ली। ये कैसी समाज की बेड़ियां हैं जो औरत के लिए अलग और मर्द के लिए अलग। मीरा ने कहा तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। जीनत ने उससे कहा कि मुझे कुछ भी आसानी से नहीं मिला, मैंने हर चीज जमाने से छीनी है। मुझे समाज ने जो कुछ करने के लिए कहा मैंने वो नहीं किया, मैंने अपना रास्ता खुद चुना। मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूँ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ। अच्छा बुरा फैसला मेरा होता है क्योंकि ये जिंदगी मेरी है। मीरा को उसकी बातें अच्छी लगती हैं और कुछ हद तक वो मीरा के साथ खुश भी रहने लगी थी। जीनत उसे अपने साथ उसकी पसंद की चीजें खिलाने जाती और फिर दोनों शंकर का जन्मदिन मनाते हैं। वो वही सब करते हैं जो शंकर को पसंद था। वो दोनों शंकर की फेवरेट मूवी देखने जाती हैं और फिर अगले दिन मीरा आमिर का फोटो लेकर अपनी हवेली के मालिक के पास जाती है। वो कहती है ये मेरी दोस्त का पति है, वो खो गया है, कहीं आपकी फैक्ट्री में वो काम तो नहीं करता, आप पता करके मुझे बता दीजिए। हवेली का मालिक कहता है ठीक है। और फिर रात को हवेली का मालिक शंकर के पिता को अपने पास बुलाता है। वो कहता है हवेली के लेन देन के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और वो सीधा सीधा कह देता है कि मैं इस हवेली का सारा कर्जा माफ कर दूंगा, आप मुझे अपनी बहू मीरा दे दीजिए। और वो आपके लिए है ही क्या,
आपका बेटा तो मर चुका है, मैं आपका नुकसान नहीं करूँगा, इसमें आपका फायदा ही है। और कुछ महीने के बाद आपको हवेली और बहू दोनों वापस मिल जाएंगे। जब ये फैक्ट्री बन जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और शंकर का पिता मीरा का सौदा 5 लाख में कर देता है। और अब वो वक्त आ गया था जब जीनत मीरा को सारी सच्चाई बताने वाली थी। जीनत बताती है कि तुम्हारे पति की मौत मेरे पति के हाथों हुई थी। ये सुनते ही मीरा ने जीनत को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। मीरा कहती है, तुम मुझसे चाहती क्या हो? जीनत कहती है कि मैं इस माफीनामे में तुम्हारी दस्तखत चाहती हूँ। मीरा ने कहा, तुम्हारे लिए ये सब बहुत आसान होगा। तुम्हें पता भी है, किसी को जब हम जिंदा विदा करते हैं और उसके खून से सने हुए कपड़े घर वापस आते हैं, क्या गुजरती होगी उनके अपनों पर। तुम्हें पता भी है। मीरा ने कहा, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा था। शायद तुम मुझे इतना बड़ा धोखा ना देती तो मैं तुम्हारे पति को माफ कर सकती थी, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ा है। जीनत ने कहा कि मेरे पति बेकसूर हैं, वो एक हादसा था। लेकिन मीरा अब उसकी बात सुनने वाली नहीं थी और वो हवेली वापस आ गई। हवेली में सबको पता चल चुका था कि मीरा कहाँ जाती है। उसका ससुर कहने लगा कि तुम उससे दोस्ती कर रही हो जिसने हमारे बेटे शंकर को मारा है। हमने तुम्हें सिर्फ मंदिर जाने की इजाजत दी थी, तुम हमारी मर्यादाओं से खेल रही हो। मीरा ने कहा, कौन सी मर्यादा? आपकी यही मर्यादा है कि अपनी हवेली बचाने के लिए कि अपनी बहू का सौदा कर दो? मुझे भी सब कुछ पता चल चुका है। और फिर शंकर का पिता मीरा का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगा। मीरा ने आंखें दिखाते हुए कहा कि मेरा हाथ छोड़िए, मैंने अपने आप को हाथ लगाने का सिर्फ आपके बेटे को हक दिया था। और वो खुद ही कमरे में जाकर बंद हो जाती है। बाहर से उसका ससुर दरवाजे पर ताला लगा देता है। वहाँ जीनत मायूस होकर वापस लौटने लगी थी। और जब सब लोग सो रहे थे तो मीरा की दादी सास चाबी लेकर मीरा को समझाकर उस हवेली से आजाद कर देती है। दरअसल मीरा की दादी सास ने ही उसे सारी सच्चाई बताई थी कि तेरे ससुर ने हवेली के मालिक से तेरा सौदा कर दिया है। इसलिए मीरा अब फैसला करती है कि वो जीनत के पति की जान बचाएगी। वो भागती हुई मंदिर जाती है, लेकिन वहाँ पर जीनत नहीं थी। जीनत मीरा के लिए वहाँ पर एक चिट्ठी छोड़कर गई थी। उसमें उसके लिए बहुत कुछ लिखा था कि मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती थी, तुम्हारे लिए मेरी दोस्ती बिल्कुल सच्ची है। कुछ दिन में आमिर को फांसी होगी और मैं जिंदगी में फिर भी आगे बढ़ूंगी। तुम्हारी तरह 4 दीवारियों में कैद नहीं हो जाऊंगी। यदि मेरे हाथ में होता तो मैं शंकर को फिर से वापस ले आती। तुम्हारी आजादी की डोर बनाकर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें आजाद कर देती। मीरा ये बात सुनकर भागती हुई रेलवे स्टेशन चली जाती है और जीनत जो माफीनामा मीरा के पास छोड़कर गई थी वो उसमें दस्तखत कर देती है और जीनत को दे देती है। जीनत बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर ट्रेन जाने लगती है। लेकिन तभी जीनत मीरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। मीरा भागती हुई जीनत का हाथ थाम लेती है और वो उसके साथ चली जाती है। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, यदि हम समाज की बेड़ियों में बंधे रहें तो हम अपनी मर्जी से खुश भी नहीं हो सकते। कभी कभी हमारी जिंदगी में हमारे दुखों का कारण ये समाज बन जाता है। मीरा की जिंदगी में जीनत आई, इसलिए वो खुश रहना सीख गई। और यदि वो इसी हवेली में समाज के रीति रिवाजों से बंधी रहती तो शायद उसके साथ क्या क्या होता। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।